हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने प्रीवियस वीडियोस में करंट पढ़ा था, फिर करंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ के बाद हमने पढ़ना है रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ, फिर रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे हम लोग, फिर रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है इसको देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग रेजिस्टिविटी को करेंगे, रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, ये सारे टॉपिक हमें अभी करने हैं। इस वीडियो के अंदर जब सबसे पहले मैं ओम्स लॉ की बात करता हूं तो देखिए आपको करना क्या है। आपको इस तरीके से सोचना होता है कि साइंटिस्ट क्या कहना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि V इक्वल टू आई आर आपका ओम्स लॉ है, याद रहता है उन्हें, क्लास 10th में उन्होंने पढ़ा हुआ है कि V इक्वल टू आई आर इज ओम्स लॉ। तो V जब बोला जाता है तो V को अक्सर हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। तो बच्चे बोल देते हैं कि V पोटेंशियल है। तो आपने अगर V को पोटेंशियल बोल दिया तो वहीं पे आपने फिजिक्स को खत्म कर दिया। V इज नॉट पोटेंशियल, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा सोचना ये होना चाहिए कि जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ओम्स लॉ की बात करते हैं तो ओम्स क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। देखिए फिर से जब हम ओम्स लॉ की बात करेंगे तो हमें प्रीवियस चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा टॉपिक सोचने पड़ेंगे और वो कैसे इंटर रिलेट करते हैं, सब्जेक्ट को आपने किस तरीके से पढ़ना है। आपको ये भी समझ बनती जाएगी कि टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कैसे उन चीजों को ऐड करना है। ये नहीं कि मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया, पुराना मैं उसके साथ इंटर रिलेट नहीं कर रहा हूं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, जैसे मैंने आपको समझाया था बच्चों, मैंने कहा वाटर फ्लोज फ्रॉम अ हायर पॉइंट टू अ लोअर पॉइंट, पानी ऊंचे से नीचे की तरफ को बहता है। उसी तरीके से सर्किट में जो आपका करंट है या चार्ज का फ्लो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। अगर सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज का फ्लो होगा, मतलब करंट फ्लो करेगा। और अगर सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, एक आप इस पॉइंट की बात करिए और इस पॉइंट की बात करिए, यहां से आपने से वाटर का फ्लो करवाना है। दूसरा आप एग्जांपल में ले लीजिए, इस पॉइंट को थोड़ा और ऊंचा कर दीजिए, तीसरे में थोड़ा सा और ऊंचा कर दीजिए। तो तीनों पॉइंटों में, तीनों केसेस में पानी यहां से यहां फ्लो करेगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, जब हाइट का डिफरेंस कम है तो उस वक्त उसकी स्पीड कम होगी, हाइट का डिफरेंस ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, और हाइट का डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो स्पीड और ज्यादा होगी। तो पानी किस स्पीड से, किस रेट से फ्लो होगा ये डिपेंड करेगा दोनों के हाइट के डिफरेंस पे। तो जैसे हाइट के डिफरेंस पे पानी का फ्लो डिपेंड करता है, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगा। तो ओम ने एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा कि जो आपका V है, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। तो ओम्स लॉ की हम बात करते हैं। तो ओम्स ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में किया। एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, देखिए हम कुछ नहीं करें, हम वोल्टेज को रखें और करंट को मेजर करें। वोल्टेज को उसने देखा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो रहा है तो करंट ज्यादा हो रहा है, तो उसने क्या बोला, ओम्स लॉ इट स्टेट्स दैट अंडर सेम फिजिकल कंडीशंस, यहां पे लिख देंगे टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर, etc। देखिए टेम्परेचर प्रेशर की बात कैसे कह रहे हैं, जो आपका करंट है, रेजिस्टेंस जिसकी हम बात करते हैं, अभी आप बाद में देखेंगे वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो आप कह रहे हैं कि सेम फिजिकल कंडीशंस होनी है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को आप सर्किट के अंदर कांस्टेंट रखना चाहते हैं। दी करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट is directly proportional to the potential difference applied across the
कंडक्टर, ठीक है। इफ V be the potential difference applied, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, V be the potential difference applied and I be the current flowing, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू I हो गया। तो ओम्स ने यही बोला था कि जो इसमें फ्लो होने वाला करंट है वो आपके पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट कम फ्लो करेगा। तो V प्रोपोर्शनल टू I हो गया। अब प्रोपोर्शनल है बच्चों, प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। प्रोपोर्शनलिटी को अगर इक्वलाइज करना होता है तो हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, वो हम यहाँ पे लाते हैं V इक्वल टू आर आई। सो R इज अ कांस्टेंट, R is a constant, R is a constant called resistance। R को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट करिए, इसका हम एक ग्राफ बना देते हैं, फिर इसके बाद हम लोगों ने रेजिस्टेंस को डिस्कस करना है। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, आइडियल कंडीशन में अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो बच्चों जिसका ग्राफ होगा वो इस तरीके से रहता है कि V प्रोपोर्शनल टू I है। मींस क्या हो गया कि अगर आप V और I के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम आइडियल की बात करेंगे तो V और I के बीच में स्ट्रेट लाइन, जैसे आप बोल रहे हैं V इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। सपोज किसी टाइम V ये 20 है, I 10 है, तो रेशियो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ये 40 हो जाएगा तो ये 20, 60 ये 30, ये 80 ये 40। इस तरीके से बोलना चाह रहा है कि भाई रेशियो इसका 2 ही आने वाला है, मतलब वो जो कंडक्टर आपने यूज किया है उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपका R रहेगा। हालांकि जब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ की बात करेंगे, तो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि V और I के बीच का जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, क्योंकि जब सर्किट के अंदर आप करंट फ्लो करवाते हैं तो करंट फ्लो करने से किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, अपने घर में आप टीवी देख लीजिए, मोबाइल का यूज करते हैं, उसमें देख लीजिए उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो जब कंडक्टर का टेम्परेचर राइज हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अभी पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। अब आप सोचिए जरा, अगर आप I इक्वल टू V अपॉन R की बात कर रहे हैं, अगर आपका R इंक्रीज होता है तो I ने डिक्रीज होना है। तो ये फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन ना आकर के इस तरीके से लाइन इधर की तरफ को आपकी ये थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट लाइन ना होकर के, इसको जाना ऐसे था सीधे, लेकिन एक लाइन थोड़ा सा इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया आपका, ये ओमिक अगर होगा कंडक्टर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से आपकी कंडक्टिविटी की वैल्यू थोड़ा सा या करंट की वैल्यू सर्किट के अंदर थोड़ा सा फॉल कर जाती है। तो आइडियल कंडीशन में स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर आइडियल कंडीशन नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन से ऐसे इधर की तरफ को चला जाएगा, ठीक है। आइडियल कंडीशन में पोटेंशियल 20 तो ये 10 होना चाहिए, 40 तो ये 20 होना चाहिए, 60 30, तो ऐसे बढ़ते रहेगा तो ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन बनता जाएगा, और R आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो इसीलिए हमने बोला था अंडर सेम फिजिकल कंडीशंस टेम्परेचर, जब हम बात कर रहे हैं ओम्स लॉ को डिफाइन कर रहे हैं, तो ओम ने कहा कि मेरा लॉ V प्रोपोर्शनल टू I होल्ड करेगा, लेकिन तब जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो फिर ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जैसे रेजिस्टिविटी को मुझे एक रेजिस्टेंस ऐसे समझाना है, आप एक चीज समझिए थोड़ा सा,
जैसे आप शहद को गिरा रहे हैं, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी को समझाना है मुझे थोड़ा सा। तो आप एक ऐसे शहद लिया, आपने गिरा दिया, ठीक है, ऐसे आपके बहुत सारा आपने ऐसे गिरा दिया, फ्लो कर रहा है। और दूसरे में आप उसको गर्म करके जरा गिराओ, तो जब पहले बार आपने देखा तो उसमें रुकावट ज़्यादा होगी, लेकिन जब गर्म करके आप कर रहे हैं तो उसमें उसकी जो रुकावट है वो कम हो जाएगी। तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस या रुकावट थी वो अलग तरीके से डिपेंड करेगी, टेम्परेचर बढ़ने से कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, वो हम लोग अभी आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने ओम्स लॉ देख लिया। ओम्स लॉ के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस क्या चीज है। रेजिस्टेंस क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, रुकावट। तो हम कहते हैं कि हम अगर किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो उस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो अपने में से इलेक्ट्रॉन या करंट के फ्लो का अपोज करती है, वो उसका रेजिस्टेंस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चीज थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करता हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है। पहले आप थोड़ा डेफिनेशन देख लीजिए। द वर्च्यू ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एक एग्जाम्पल देंगे आपको इसका बेहतरीन। द वर्च्यू मीन्स उसकी प्रॉपर्टी हो गई, वर्च्यू ऑफ अ कंडक्टर which opposes the flow of current is called resistance, ठीक है। तो किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो आपके पास करंट के फ्लो का अपोज कर रहा है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं हम लोग। द मोर इज द रेजिस्टेंस द स्मॉलर will be current for a given potential difference। किसी कंडक्टर में से अगर करंट को फ्लो करना है तो करंट के फ्लो में लगने जो अपोज हो रहा है उसके फ्लो को में रुकावट पैदा कर रहा है वो उसका रेजिस्टेंस है। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, रुकावट ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी और करंट कम फ्लो करेगा। जैसे आपने ध्यान दिया होगा वाटर फ्लो करता है, आपने नाली में देखा होगा पानी फ्लो करता है। आपके पास में 3 एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक बार आप पाइप में पानी का फ्लो करवाइए, ठीक है, ऐसे मोटा सा एक पाइप ले लीजिए, उसमें पानी फ्लो कर रहा है। दूसरा, आपने एक सीमेंट वाली नहर ले ली, गूल या नाली जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें पानी फ्लो करता है, एक सीमेंट वाली ले ली। या तीसरी हमने मिट्टी वाली ले ली। तो होगा क्या कि अगर मैं मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह, मान लीजिए 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तक मुझे पानी को लेके जाना है, ठीक है, मैंने ऐसे 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 ढलान में रख दिए तीनों, ये पाइप भी रख दिया, वो वाली भी रख दी सीमेंट वाली, और ये वाली, मतलब मैंने हाइट डिफरेंस लगा दिया है, तीनों में सेम हाइट डिफरेंस लगा रखा है। अब जब आप फ्लो की बात करेंगे तो अपने आप से क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा पानी कहाँ फ्लो करेगा? पाइप में, फिर सीमेंट वाली में, फिर मिट्टी वाली नहर में फ्लो करेगा। तीनों को मैंने सेम ढाल दिया हुआ, मतलब स्लोप सेम है, सेम वाटर है, सब कुछ सेम रखा हुआ है मैंने। तो हुआ क्या, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी? मिट्टी वाली की बात कर रहे हैं, तो उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो वो जो रुकावट पैदा कर रही है, मिट्टी खुद भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर देगी, जो रुकावट है मिट्टी वाली नहर में सबसे ज्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हो गया। इसका रेजिस्टेंस आपका जो पाइप वाला है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम हो गया। तो ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो वो रुकावट लग रही है, तो वैसे ही जब सर्किट में करंट फ्लो करता है तो ऐसा नहीं कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो 100 मान लीजिए फ्लो कर सकता था, बट 100 फ्लो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा वहां पे। जिस कंडक्टर से आप बात कर रहे हैं वो कंडक्टर उसके कुछ ना कुछ अमाउंट को वेस्ट कर देगा, और जो अमाउंट को वेस्ट कर रहा है दैट पार्ट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी पार्ट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। द वर्च्यू ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द
flow of current is called resistance. The more is the resistance, the smaller will be the current for a given potential difference. अब इसमें आगे हम इसको डिफाइन करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, फ्रॉम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या था, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V अपॉन आई। यहाँ पे लिख दो, इट इज डिफाइंड एज the ratio of applied potential difference, applied potential difference to the current flowing in the circuit, ठीक है। किसी सर्किट में हम कह रहे हैं रेशियो है, किस चीज का रेशियो है, ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का करंट के साथ। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है, उनका जो रेशियो होगा वो आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आई को इधर ले आते हैं, आर नीचे चला जाता है, तो आर जितना ज्यादा होगा, अगर हम ऐसे लिख दें इसको, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, अगर आर ज्यादा होगा तो आई ऑब्वियस सी बात है कम होगा, तो इनवर्स रिलेशनशिप है। तो करंट की वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो हम लोग जब रिसर्च करते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, या अदर आप देखें इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो वो हमेशा एक ऐसे मटेरियल को ढूंढने की कोशिश करेंगे जब भी फ्लो की बात करते हैं जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम हो। रेजिस्टेंस मिनिमम होने का मतलब होगा कि वेस्टेज आपका मिनिमम होगा, तो वेस्टेज मिनिमम होगा तो जो कन्वर्जन है एनर्जी का वो मैक्सिमम होगा आपका। तो इस तरीके से आप देखिए, आप भी सब सोचते हैं तो उन मटेरियल के बारे में सोचेंगे या उन चीज़ों को यूज़ करने के बारे में। आज हम लोग जो वायर यूज़ करें, कल को हो सकता है हम कुछ और वायर्स वगैरह यूज़ करें जिससे हमारा वेस्टेज और भी कम हो जाए आज के कंपैरिजन में। तो यही हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं। इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे, फिर मैं इसकी यूनिट बता देता हूँ जल्दी से। अगर मैं बात करता हूँ कि इसकी एसआई यूनिट क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एसआई यूनिट, इसके एसआई यूनिट क्या होती है, आप बात कर रहे हैं किसकी, आर की। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर, इसको ओम भी बोल देते हैं, इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, वोल्ट पर एम्पियर बोल दीजिए, या फिर हम किससे डिनोट कर देते हैं, इसको ओम से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें मेजरमेंट करना है रेजिस्टेंस का तो हम कैसे करेंगे। देखिए उसके लिए मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर हमें रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना है तो हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा। उस सर्किट के साथ एक, सपोज आपने एक बैटरी ले ली है, ठीक है, इसके साथ आपने यहाँ पे एक अमीटर लगा दिया, इस तरीके से आप एक रजिस्टर लगा दीजिए, और यहाँ पे आपने एक वोल्ट मीटर लगा देना है। इसका रेजिस्टेंस R हो गया, सपोज इसका V हो गया, एक मीटर है यहाँ पे A लगा दिया इसके लिए, और ये बैटरी आपके पास हो गई, ठीक है। तो आपने एक बैटरी ले लेनी है, एक मीटर लगा देना है, एक वोल्ट मीटर लगा देना है। इनके नीचे आप लोग लिख भी दीजिए, इधर आपका प्लस इधर माइनस। ये आपका एमीटर हो गया, ये आपका वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है, और ये आपकी बैटरी हो गई। बैटरी, एमीटर और वोल्ट मीटर हो गया आपके पास। यहाँ इसकी वैल्यू V है और यहाँ इसकी वैल्यू आपके पास R है, और ये आपके पास एक बैटरी हो गई। तो आपने करना क्या है, इस सर्किट के अंदर आप ऐसे इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि हमने एक बैटरी ले ली है, उसके साथ एक हमने एमीटर लगा दिया, फिर हमने पैरेलल में एक वोल्ट मीटर और एक रजिस्टर को ले लिया। तो यहाँ से जब हमारा करंट फ्लो करेगा तो हम क्या करेंगे, देखिए हम वोल्ट मीटर में वोल्टेज की रीडिंग को मेजर करेंगे, और यहाँ से एमीटर में ये देखिए ना, ये बैटरी की जो है वैल्यू जो भी आई, रजिस्टर ने कितना वेस्ट किया हमें पता चल जाएगा। तो हमने करना क्या है, एमीटर में मेजर करना है, हमने किस में मेजर करना है, वोल्ट मीटर में मेजर करना है, और रजिस्टर की वैल्यू हमें निकल जाएगी। कैसे, जैसे हमारे पास R, हमने करना क्या है कि हम इसको ऐसे लिख देंगे कि लेट अस कनेक्ट एन एमीटर with a battery and a resistor and potential and voltmeter in parallel with each other. Then from circuit we will calculate
द रीडिंग्स ऑफ voltage from voltmeter and of current from ammeter. Ammeter is a device which measures, मैं आपको बता रहा हूँ, ammeter is a device which एम्पियर बोलते हैं ना, एम्पियर मीन्स करंट को मेजर करने वाली डिवाइस एमीटर हो गई, वोल्टेज को मेजर करने वाली वोल्टमीटर हो गई। और फिर उसके बाद आपने करना क्या है, R इज इक्वल टू V/I। तो आप यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस रखेंगे, R रखोगे, 2R रखोगे, 3R, जो भी आपके पास वैल्यू इसकी होगी, आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, एक वोल्टमीटर लेना है, एक रजिस्टर लेना है जिसका निकालना है, दोनों को पैरेलल में लगा देना है, सर्किट के साथ एक एमीटर मेजर लगाना है, बैटरी से आने वाली करंट के लिए वोल्टेज नाप लेनी है आपने वोल्टमीटर में, और एमीटर में करंट मेजर कर लेनी है, दोनों का रेशियो निकाल देना, तो आपको रेजिस्टेंस निकल जाएगा। एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ये आपकी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा एग्जाम में पूछा जाए। हमें एक टॉपिक पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, और डॉट डॉट रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे हमने दो टॉपिक एक साथ देख लेने हैं। रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो रजिस्टर को प्रभावित करती हैं, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, हमें दोनों टॉपिक को साथ में पढ़ना है। हम जब फैक्टर्स देखेंगे तो उसी से रेजिस्टिविटी निकल के आ जाएगी। इस रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसकी हम बात करते हैं उसको हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अब यहीं पर चाहे तो लिख भी लें, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट अस टेक अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ठीक है। आपने एक कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपने कहा A है, ठीक है। अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर में क्या होगा, द रेजिस्टेंस, the factors affecting resistance are, क्या फैक्टर्स है, पहला फैक्टर लेंथ, ठीक है। अब आप यहां ध्यान दीजिए, जैसे आपको मैंने अभी पानी वाला एग्जांपल दिया, मान लीजिए ये नहर है, इसमें पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक दूसरी नहर है ये, ठीक है, इसमें भी पानी फ्लो हो रहा है, दोनों का सेम साइज रख दिया मैंने, ठीक है। एक में A से B तक जाना है और एक में A से यहाँ पे C तक जाना है। अब लाटे तो है नहीं, अगर पानी इसमें फ्लो होना है और यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ जाना है, सेम मिट्टी में, तेरी मिट्टी वाला जो है, इस मिट्टी में पानी को फ्लो होना है, एक बार A से B जाना है, एक में A से C जाना है, तो होगा क्या, इसमें ज़्यादा दूर पानी जाना है तो रेजिस्टेंस वेस्टेज ज़्यादा होगी, इसमें कम जाना है तो वेस्टेज कम होगी। तो लेंथ पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही कंडक्टर के अंदर, अगर इसको मैं अब कंडक्टर बना देता हूँ इस तरीके से, इसको भी मैं कंडक्टर बना दूंगा, तो वैसे ही जब कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, अगर उस कंडक्टर की लेंथ कम है तो वेस्टेज कम होगी, और लेंथ अगर ज्यादा है तो वेस्टेज ज्यादा होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर की लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो R प्रोपोर्शनल टू L, पहली चीज आपने लिखा है कि R प्रोपोर्शनल टू L हो गया। सेकंड जो होता है बच्चों, वो होता है फैक्टर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जहां से हम कट करते हैं ये चीज, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज्यादा होगा, अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया की ज्यादा की बात करेंगे, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो करंट जो चार्जेस होंगे ज्यादा फ्लो करेंगे, और अगर कम होगा तो मतलब अगर आप सोचिए आप एक रोड पे चल रहे हैं, एक रोड छोटी रोड है तो उसमें आपको चलने में डिफिकल्टी होगी, बड़ी रोड में चल रहे हैं तो बड़ी रोड में आपको चलने में डिफिकल्टी कम होगी। तो वैसे ही है, अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा
तो सरफेस पे चार्ज फ्लो करना है तो चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा आसानी से फ्लो करेगा। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो फिर उसको चलने में डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्टी मीन्स रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो सेकेंड हमारा जो फैक्टर है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए से इसको हम डिनोट कर देते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स रिलेशन में डिपेंड करता है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। फिर हम दोनों चीजों को तो हम लोग लिख ही लेते हैं। तीसरी एक और चीज है वो है मटेरियल पे डिपेंड करेगा, हमारे नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब किस चीज की वो आपकी, जब हम रॉड की बात कर रहे हैं वो किस चीज की बनी हुई है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। उसका नेचर कैसे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि सीमेंट की नहर में पानी फ्लो होगा, उसमें वेस्टेज कम होगी, मिट्टी वाले में ज्यादा होगी, तो दोनों का नेचर अलग अलग है। तो वो दूसरी चीज है मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल का नेचर कैसा है, उससे हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं फॉर्मूले को, कंबाइनिंग तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हो जाएगा। और अगर यहां से प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेके आते हैं, दिस कांस्टेंट रो, दिस यहां से लिख दो, रो इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल called resistivity और रेजिस्टेंस। इसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपने इस तरीके से देखा कि रेजिस्टिविटी आपकी क्या चीज है, जो रो निकल के आ रहा है वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है। अब जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब अलग अलग मटेरियल हैं तो हर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा ना, तो जो उस पर्टिकुलर मटेरियल का रेजिस्टेंस है वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। जैसे आप घर में खाना गर्म करते हैं, आपके पास एक मान लीजिए एक लोहे की कढ़ाई, एक नॉन स्टिक वाली है, सेम टेम्परेचर सब कुछ सेम देते हैं, तो क्या होगा, एक में वेस्टेज ज़्यादा होगा, एक में वेस्टेज कम होगा, तो दोनों का रेजिस्टेंस जो मतलब दोनों का स्पेसिफिक हीट है वो अलग अलग होती है वहाँ पे। तो जैसे वहाँ स्पेसिफिक हीट है वैसे यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। ये प्रॉपरली मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग, एल्यूमिनियम की वायर यूज कर रहे हैं, कॉपर यूज कर रहे हैं आप लोग, तो जिस अलग अलग मटेरियल में जब आप जाते हैं, जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल, मैंने कहा एल्यूमिनियम के लिए रेजिस्टेंस 10 है, कॉपर के लिए रेजिस्टेंस मैंने कहा 5 है, तो एल्यूमिनियम के लिए मैंने 10 कह दिया, कॉपर के लिए मैंने 5 कह दिया। तो हमने तो पढ़ा था रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ऐसे कैसे हो गया, एल्यूमिनियम 10 और भाई कॉपर की बात आप कर रहे हैं तो इसमें आप कह रहे हैं 5 है, तो ये तो कांस्टेंट है तो भी सेम होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल के चेंज होने से रेजिस्टेंस आपका चेंज हो जाएगा। और उस रेजिस्टेंस को देखिए, इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये 10 कांस्टेंट है, इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए 5 कांस्टेंट है, तो ये इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहलाती है, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। अब इसको हमें डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करेंगे, देखो आपके पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए है, यहाँ से रो हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल, फिर कह लीजिए इफ L इक्वल टू 1 और A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर और यहाँ पे ऐसे 1 मीटर स्क्वायर कर दो, तो रो इज इक्वल टू R आपने बोल दिया, रो इक्वल टू R। फिर से वही वाली बात, अननोन है, अननोन को नोन के टर्म्स में डिफाइन करना है, तो आपने कहा रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, सिंपल रेजिस्टेंस के इक्वल है, जिस रजिस्टर की जो लेंथ है, इसको मीटर में अगर आप ना भी लिखना चाहें तो 1 यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 यूनिट और यूनिट स्क्वायर। तो आप बोल रहे दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, अब लिख लो, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू द resistance of that conductor of unit length and यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो भी यूनिट इसकी आएगी, यूनिट स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, यूनिट मीटर स्क्वायर हो गई। तो हमने कहा कि भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 हो,
यूनिट ही लेंथ हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, जो कि आपके बोर्ड पे बनाई हुई है। तो बच्चों अब हमें इसकी थोड़ा सा ऐसा ही यूनिट देख लेनी है। आप उम्मीद करता हूँ कि साथ में नोट्स भी बनाते जा रहे होंगे इसके। अब मुझे इसकी R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। तो यूनिट क्या हो जाएगी, आर की ओम होती है, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ये कैंसिल हो गया। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ओम मीटर, ये इसकी यूनिट निकल के आ गई ओम मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट निकल के आ गई इसकी ओम मीटर। अब इसी में आप कुछ क्वेश्चन सोचिए कि आपको किस तरीके के इसमें क्वेश्चन देता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही समझा देता हूँ, आप खुद से सोचना शुरू कर दोगे कि क्वेश्चन क्या होता है। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, ठीक है। कोई आपने आपको रॉड दे दी, ठीक है। वो आपसे क्या देता है, सपोज रॉड की लेंथ को डबल कर देते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी डबल कर, मतलब मान लीजिए आप इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपके पास बोल दिया जाए कि कोई रॉड है, उस रॉड की हमने क्या किया भाई, जैसे मान लीजिए रॉड है, इसको खींचूंगा तो लेंथ इसकी डबल हो जाएगी। लेंथ अगर इसको खींचूंगा तो भाई लंबी तो होगी लेकिन ये पतली हो जाएगी, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हाफ हो जाता है। तो फिर आपसे पूछा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो उसका न्यू रेजिस्टेंस है वो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले वाले रेजिस्टेंस के साथ उसका रिलेशन क्या होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को समझिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आप समझाते हैं। जैसे फॉर्मूला है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो बच्चों रो पहले, जैसे ये रॉड है, सपोज मैं पहले समझा रहा हूँ फिर मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। मान लो इसकी एल लेंथ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप है, आपके पास ए है, आपने इसको खींच दिया, ठीक है। आपने इसकी लेंथ को डबल कर दिया 2l, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपसे कह दिया गया कि a/2 हो गया है। तो भाई मटेरियल तो वही है ना, जो पहले था वही तो अब है। अगर ये एल्यूमिनियम की थी तो अभी भी एल्यूमिनियम की है, तो इसकी रेजिस्टिविटी यहाँ रो होगी तो यहाँ भी रो होगी। मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस R था और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो गया, R' हो गया। तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ दिया जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, देखिए क्या क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, इफ, अब लिखना है क्या, खुद से लिख लो इसको, क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन खुद से लिख लीजिए। इफ लेंथ ऑफ अ रॉड इज डबल्ड एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया गेट्स हाफ, देन what will be new resistance of the wire if initially it was 8 ohm। मान लीजिए आपको बोल दिया जाता है इनिशियली आपका 8 ओम है, अभी इसका मुझे आपने 8 ओम दे दिया और मुझे पूछा बाद में कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करिए, क्वेश्चन तो आपने लिख दिया, सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन फिर बोल देता हूं, फॉर अ रॉड द लेंथ ऑफ अ रॉड इज डबल्ड, इट्स एरिया, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूसेस टू हाफ, if its initial resistance was 8 ohm, what is the new resistance आपसे पूछा गया है। तो हमने बोल दिया let L be the length and A be cross sectional area initially, ठीक है। तो यहाँ पे R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रो एल अपॉन ए। इसमें लिखेंगे आफ्टर इंक्रीजिंग लेंथ, सपोज लेंथ इज एल डैश एंड एरिया ए डैश, तो क्या हो जाएगा आपका आर डैश इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए हो जाएगा। समझ रहे हैं, आर डैश इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश हो गया। रो विल रिमेन सेम। क्यों सेम रहेगा, बिकॉज ऐसा क्यों रह रहा है, बिकॉज आपको उसने बोला है, बिकॉज मटीरियल इज सेम, मटीरियल ऑफ रॉड इज सेम, वही तो रॉड है जो पहले थी उसी को हमने खींच दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास ये रिलेशन निकल के आ गया। बस आपने करना क्या है, इसको डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म। तो
अब क्या करते हैं, देखिए आर डैश अपॉन आर ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, रो एल डैश अपॉन ए डैश अपॉन आपके पास रो एल अपॉन ए, तो रो से रो कैंसिल हो गया, एल डैश अपॉन ए डैश इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहां से आगे को इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, एल डैश की जगह पे कितना होता है बच्चों, एल डैश आपका 2l है। ठीक है, और ए डैश कितना है, a/2, तो आपने यहाँ पे एल डैश की जगह 2l लिख दिया, ए डैश की जगह a/2 लिख दिया, ये आपका a अपॉन एल है, ए से a कैंसिल हो गया, एल से एल, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये आर डैश अपॉन, तो आर डैश इक्वल टू 4r। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ दिया जाता है, आर की वैल्यू ना दे और आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ दे कि कितना, क्या फर्क पड़ेगा अगर हम किसी रॉड की लेंथ को डबल कर देते हैं और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उससे आधा हो जाता है, तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसको कैसे करते हैं, आप उसको बोल देंगे कि भाई आप ये कर लीजिए, तो कितना होगा, तो आप बोलेंगे 4 टाइम्स। अब लेकिन मुझे यहाँ पे आर इक्वल टू दिया हुआ है, 8 ओम दिया हुआ है, तो मेरे पास आर डैश कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 ओम। ठीक है, अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। चलिए फिलहाल इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट में भी हम कुछ और वीडियो कर लेंगे रेजिस्टेंस के। थैंक यू।